हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोपाल सोमानी। आज के इस वीडियो में हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर का टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी ये टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसलिए आज हम ये टॉपिक ले रहे हैं। तो एक्चुअली इसके 2 या 3 वीडियो बनेंगे, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाकी के वीडियो भी जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ। आज के इस वीडियो में हम इसका बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और नेट एसेट मेथड देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर के साथ। तो जब हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो मेनली हमारा मतलब होता है इक्विटी शेयर से, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर। तो पहली बात आती है कि हमें शेयर का वैल्यूएशन क्यों करना होता है, ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है, हमें बुक्स में हमें सिर्फ नॉमिनल वैल्यू दे रखी होती है, बट उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है आज मार्केट में उस शेयर की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है वो हमें पता नहीं होता है। इसके लिए हमें वैल्यूएशन करना होता है। और इसका वैल्यूएशन कब किया जाता है, तो उसमें अलग अलग सिनेरियो में उसका वैल्यूएशन किया जाता है। जैसे एग्जांपल दिया जाए तो अमालगमेशन के टाइप, मतलब अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है तो वो जो एक्वायर करने वाली कंपनी, उसे पता होना चाहिए कि उसके शेयर की एक्चुअल वैल्यू क्या है। या अगर कोई बैंक लोन दे रहा है, बैंक अगर लोन दे रहा है ऑन द सिक्योरिटीज ऑफ शेयर, उसको और सिक्योरिटी बदले में शेयर्स हैं, ठीक है, तो उसे पता होना चाहिए कि जो शेयर उसने एज ए सिक्योरिटी ले रखे हैं उसकी वैल्यू क्या है। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे सिनेरियो होते हैं जिसमें देखना होता है कि शेयर की जो भी है एक्चुअल प्राइस क्या है, तो उसके लिए हमें वैल्यूएशन करना पड़ता है, ठीक है। तो अब कई बार क्वेश्चन आता है कि हम जो भी स्टॉक मार्केट में प्राइस है उससे ही हम एक्चुअल मतलब मार्केट प्राइस लेके उसी से वो ही हम वैल्यूएशन प्राइस क्यों नहीं ले सकते हैं। क्योंकि अब वो क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि कई बार जो होता है स्टॉक मार्केट जो प्राइस डिटरमाइन होता है शेयर्स का वो सेंटीमेंट से होता है, मतलब बुल या बेयरिश जो सेंटीमेंट्स होते हैं उनके बेसिस पे प्राइस इंपैक्ट होता है। वो जो कंपनी के जो फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे उसकी अर्निंग क्या है या उसकी नेट एसेट कितनी है, इसको उतना इंडिविजुअली हर कंपनी का उसका ध्यान में नहीं रखता है, ठीक है ना। वो मार्केट सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग बुलिश है या बेयरिश है उसके अकॉर्डिंग प्राइस फ्लक्चुएट होता है। इसलिए वो ज्यादा रेलेवेंट नहीं रहता है कि हम स्टॉक मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो लें, क्योंकि इंडिविजुअल उस कंपनी के अर्निंग और नेट एसेट का उतना इंपैक्ट नहीं होता उस प्राइस पे, ओके। तो इसलिए स्टॉक मार्केट का प्राइस नहीं लिया जाता है जनरली। और अब जो कंपनी के जो इक्विटी शेयर होते हैं, ठीक है, उसका वैल्यूएशन 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो यही जो मैंने यहाँ बताई है कि उसकी नेट एसेट कितनी है, और दूसरा है उसकी अर्निंग कितनी हो रही है, अर्निंग या यील्ड, ओके। इन 2 फैक्टर्स होते हैं जिन पे मेनली डिपेंड करता है, और ये 2 फैक्टर्स ही हमारे दोनों मेथड है। पहला मेथड है नेट एसेट मेथड, दूसरा होता है यील्ड मेथड, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम नेट एसेट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है और उसमें कैसे कैलकुलेशन होती है। तो नेट एसेट मेथड, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है वो तो हमें पता ही रहेगा, सिंपल है वो तो। अब बात आती है इसका क्या मतलब होता है, नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। तो यहां हम क्या करते हैं इसके लिए कि जो भी हमारे नेट एसेट्स होती है, सिंपली एक बार बताता हूं, फिर मैं आपको यहाँ अलग अलग इंडिविजुअल आइटम के बारे में बताऊंगा कि इसमें हम किस तरह से लेते हैं इसे। तो जो भी हमारे एसेट्स है उसमें से हम आउटसाइड लायबिलिटी लेस कर देते हैं एंड प्रेफरेंशियल कैपिटल और उनका जो डिविडेंड अगर कोई पेएबल है वो लेस करते हैं। मतलब जो भी हमारे एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी और प्रेफरेंशियल कैपिटल उनका कोई डिविडेंड अगर पेएबल है वो लेस करते हैं, वो होता है हमारा नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ओके। अब असेट हम बुक वैल्यू नहीं लेते,
ठीक है। अब उनकी क्या क्या वैल्यू लेनी है, कैसे लेनी है, वो भी हम देखते हैं। यहाँ मैंने बैलेंस शीट ड्रॉ कर रखी है जिसमें अलग अलग आइटम्स दे रखे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से एसेट हमें किस प्राइस पे लेनी होती है, ठीक है। तो जनरली हम रीवैल्यूड अमाउंट लेते हैं। तो फिक्स्ड एसेट के केस में अगर कोई टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, उस केस में हमें उसकी करंट कॉस्ट लेनी होती है। जब हम एसेट देखते हैं, एसेट की वैल्यू, तो फिक्स्ड एसेट के केस में हमें उसकी करंट कॉस्ट लेनी होती है। करंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? करंट कॉस्ट का मतलब कि ये जो फिक्स्ड एसेट जो भी एग्जिस्टिंग कंडीशन में है, एग्जिस्टिंग कंडीशन और एग्जिस्टिंग लोकेशन में, इसमें अगर हम परचेज करेंगे तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी। अगर एग्जिस्टिंग कंडीशन में और एग्जिस्टिंग लोकेशन पे अगर इस फिक्स्ड एसेट को अगर हम परचेज करेंगे आज, तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी, वो होती है करंट कॉस्ट। तो जब हम वैल्यूएशन करें तो नेट एसेट में हमें फिक्स्ड एसेट की करंट कॉस्ट लेनी है, ठीक है। सेकंड है इंटेंजिबल एसेट। अब इंटेंजिबल एसेट में सपोज हमारे पास गुडविल है, ठीक है, और कोई एसेट है सपोज पेटेंट, ठीक है। तो सबसे पहली बात, गुडविल की हमें वापस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जो हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में देखा था, उस तरह से गुडविल की वापस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और जो फिर अमाउंट आएगा वो हम नेट एसेट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और पेटेंट या और कोई भी अदर इंटेंजिबल एसेट है, वो हमें करंट कॉस्ट पे लेनी है, ओके। इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, ट्रेड और नॉन ट्रेड। तो जब हमने गुडविल की कैलकुलेशन की बात की थी, उसमें हमने ट्रेड इन्वेस्टमेंट को शामिल करते हैं, जबकि इस केस में वैल्यूएशन ऑफ शेयर के केस में हम दोनों ही हमें इंक्लूड करने हैं। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट अगर उनका मार्केट प्राइस अवेलेबल है, कोटेड है, तो हम मार्केट प्राइस पे हमें इन्वेस्टमेंट को लेना है। तो यहाँ ट्रेड और नॉन ट्रेड में कोई डिफरेंस नहीं, सारे इन्वेस्टमेंट हमें इंक्लूड करने हैं नेट एसेट की कैलकुलेशन में। इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्रीज अगर फिनिश गुड्स है या रॉ मटेरियल है या WIP है, ठीक है, तो फिनिश गुड्स है तो उसका हम करंट मार्केट प्राइस ले सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस, और इनका हमें कॉस्ट प्राइस। तो इन्वेंट्रीज अगर फिनिश गुड्स है तो उनका हम करंट मार्केट प्राइस ले सकते हैं, और अगर रॉ मटेरियल WIP है तो उसे हमें कॉस्ट प्राइस पे लेना है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल हम बुक वैल्यू पे ले सकते हैं। अगर हमें कोई देगा कि कोई एडिशनल बैड डेट्स हो रहे हैं तो उसे हम रिड्यूस करके नेट अमाउंट ले सकते हैं। और फिर है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, तो ये हमें नहीं लेना है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर मतलब कोई भी फिक्टिशियस एसेट है तो वो हमें इग्नोर कर देनी है, ठीक है। अब ये तो हुई हमारे एसेट साइड की टोटल, ठीक है। अब उसमें से जो भी हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है, तो आउटसाइड लायबिलिटी मतलब ये सब, चाहे वो हमारे डिबेंचर्स हो, कोई भी लॉन्ग टर्म लोन हो, कोई भी शॉर्ट टर्म लोन हो, क्रेडिटर, टैक्स प्रोविजन, वो लेस कर देना है। और साथ में फिर हमें प्रेफरेंशियल कैपिटल और डिविडेंड, प्रेफरेंशियल कैपिटल और प्रेफरेंशियल डिविडेंड, ये दोनों ये भी हमें लेस करने हैं, ठीक है। और इनके अलावा अगर हमें कोई एडिशनल अगर ऐसा दे रखा है कि जो ऐसी कोई लायबिलिटी या ऐसी कोई एसेट जो बैलेंस शीट में नहीं है और वो अराइज होती है, तो वो एडिशनल एसेट और लायबिलिटी को भी हमें कंसीडर करना है। तो उन एडिशनल एसेट और लायबिलिटी को भी कंसीडर करना है हमें नेट एसेट की कैलकुलेशन में, ठीक है। तो एसेट की इन जो भी एसेट है उनको हम रीवैल्यूड प्राइस है, जैसा भी करंट कॉस्ट मार्केट प्राइस अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। आउटसाइड लायबिलिटी चाहे वो शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, वो हमें लेस करनी है। फिर प्रेफरेंशियल कैपिटल और प्रेफरेंशियल डिविडेंड अगर कोई पेबल है वो भी हमें लेस करना है। तो ये सब लेस करने के बाद जो आता है वो होता है हमारा नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिर जो भी हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, वो हमारा आ जाते हैं वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमें नेट एसेट मेथड में कैलकुलेट करना है, ठीक है। और एक और चीज हो सकती है, कई बार होता है पार्टली पेड शेयर होते हैं, पार्टली पेड शेयर्स। पार्टली पेड मतलब क्या हुआ कि कुछ इक्विटी शेयर है, जैसे इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, ठीक है, और अभी उन पे 6 रुपए पेड है। तो अब ऐसे केसेस में अगर कुछ शेयर पार्टली पेड होते हैं तो उस केस में हमें क्या करना होगा, तो उस हम मान लेंगे कि अब हम क्या मानेंगे, नोशनल रिसीट मान लेंगे, नोशनल रिसीट। सपोज अगर कोई 100 शेयर है
₹10 की फेस वैल्यू पे जिन पे ₹6 पेड है, तो हम मानेंगे कि वो जो ₹4 बैलेंस है वो हमें रिसीव हो गए। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हम मान लेंगे कि ₹400 हमें रिसीव हो गए। तो रिसीव हो गए तो ये हम नेट एसेट में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो भी हम नॉशनल रिसीट मानेंगे वो हम उसमें ऐड कर देंगे, और फिर ऐसे ही अब यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सारे ले लेंगे, पार्टली पेड और फुल्ली पेड सब मिला के हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो ऐड कर देंगे नोशनल रिसीट, ठीक है। और यहाँ पे हम टोटल इक्विटी शेयर ले लेंगे, फिर नॉर्मल हम जैसे डिवाइड करके हम वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, वैल्यू ऑफ शेयर। तो ये हमारी होगी एक शेयर की वैल्यू। अब अगर हमें उस इंडिविजुअल जिसपे पार्टली पेड हो रखा है, अगर उसकी वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है, तो जो भी वैल्यू यहाँ आती है, सपोज अगर 30 आती है, तो 30 में से जो हमारा अनपेड कितना है 4, वो लेस करके वो हमारी पार्टली पेड शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है। मैं वापस बताता हूँ, अगर कोई भी पार्टली पेड शेयर है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें फुली पेड बनाना है। तो सपोज यहाँ पे 100 शेयर थे जिसपे ₹6 पे था, तो हम मान लेंगे कि हमें ₹4 रिसीव हो रहे हैं, तो ₹400 हमें रिसीव होंगे तो वो हम नेट एसेट में ऐड कर देंगे, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो टोटल इक्विटी शेयर है वो ले लेंगे, फुली प्लस पार्टली। तो ऐसा करके हमारे पास वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगी, तो वो हमारी वैल्यू ऑफ शेयर हो जाएगी 1 शेयर की। अब उन स्पेसिफिक पार्टली पेड शेयर की वैल्यू देखनी है, तो जितना पोर्शन अनपेड है, ₹4 अनपेड है, वो हम उस वैल्यू में से लेस कर देंगे। सपोज ये हमारी वैल्यू ऑफ शेयर 30 आई, उसमें 4 लेस करके 26। तो ये हमारा मेथड है नेट एसेट मेथड, जिसमें हमें जिस तरह से हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर करते हैं नेट एसेट मेथड में, ओके। अब आगे वाले वीडियोस में मैं जो दूसरा मेथड है यील्ड मेथड, वो भी उसके भी वीडियो अपलोड करूंगा। आप इसके क्वेश्चन करो, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे बता दो कि इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में स्पेसिफिक स्टेप में आपको डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बता दो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और ऐसा कोई टॉपिक जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है और यूजफुल होगा, तो आप मुझे बताएं, मैं उसे उसका एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।